चलिए थोड़ा सा पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे आज। सबसे पहले कि प्लानिंग जो हुआ 5 ईयर प्लान, उसके क्या अचीवमेंट रहे और क्या एक तरीके से ड्रॉबैक। ड्रॉबैक का मतलब क्या, क्रिटिसिज्म। दोनों जरूरी है पढ़ना कि आखिरकार वो जो 5 ईयर प्लान है वो सक्सेसफुल भी रहा और कई कई आसार पर या फिर कई हद तक अगर देखा जाए तो वो असफल भी रहा। लेकिन उसके पहले अगर देखा जाए, थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए कि प्री 1991 मतलब 1991 और 1991 के बाद जो रिफॉर्म फेज हुआ, उसके बाद क्या क्या चीज निकल के आया। सबसे पहले अगर इधर फोकस, 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 समझ रहे हो, फोकस अपने आप में ग्रंथ है, समझे। ठीक, यहाँ टीका क्यों लगाया जाता है, ताकि फोकस बना रहे। हाँ भाई, मैं सच बता रहा हूँ, तो ये भी टीका लगा खाई आज। मैं ही टीका नहीं लगाता, मैं ही लगाना शुरू करूंगा। देखो इधर तो क्या है भाई, स्ट्रेटेजीज ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, मैंने पहले ही बता रखा, बस थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर प्री 1991 में देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस ज्यादा था, हाँ या ना। पब्लिक सेक्टर का मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र था उसका डोमिनेंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा एलपीजी रिफॉर्म होने से पहले। ठीक है, दूसरा है हेवी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन उस हद तक नहीं हुआ। हुआ ऐसी बात नहीं कि हेवी हेवी इंडस्ट्री का मतलब क्या, जो कैपिटल इंटेंसिव जो इंडस्ट्री, जहाँ जो स्टील प्लांट्स वगैरह वो। ठीक है, स्मॉल स्केल जो था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो भी एक तरीके से उतने हद तक नहीं बढ़ पाए, लेकिन तब भी उसको बढ़ाया गया भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। फिर इनवर्ड ट्रेड स्ट्रेटेजी, इनवर्ड ट्रेड स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, हम अपने देश के ऊपर फोकस करके चल रहे थे रादर देन एक्सपोर्ट करने का। ठीक है, इनवर्ड मतलब हम अपने देश की जो है वो उसके बारे में सोच रहे थे, यहीं पर प्रोडक्शन करने के बारे में सोच रहे थे। हम लोग एक्सपोर्ट करने के बारे में कभी हमने उतने लार्ज स्केल पर सोचने की कोशिश नहीं करी। उसके बाद अगर देखा जाए, फॉरेन कैपिटल का रिस्ट्रिक्शन था कि हमारे देश में जो है बाहर की कंपनी ना आए। तो ये बेसिक चीजें जो थी वो आपको देखने को मिलेंगी 1991 से क्या भाई पहले। ठीक है, अगर पोस्ट 1991 देखा जाए तो क्या, प्रमोशन ऑफ प्राइवेट, क्यों, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म हो गया था। तो एलपीजी रिफॉर्म होने के बाद आपको देखने को मिलेगा प्राइवेट सेक्टर का इंपॉर्टेंस अपने आप में ही बढ़ गया था। दूसरा अगर देखा जाए, लिबरलाइजेशन हुआ। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है भाई, फ्रीडम, फ्रीडम टू द प्राइवेट सेक्टर। और बहुत सारी चीजें जैसे कि लाइसेंस राज वगैरह खत्म किया गया, जिससे एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर को पनपने में आसानी हुआ। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यहाँ पर क्या, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब पीपीपी मॉडल पर हम लोग चले, मतलब जहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ में मिलकर आए और हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट वर्क को किया गया। और उसमें ये सिर्फ फोकस नहीं किया गया वेलफेयर के लिए, ये भी फोकस किया गया कि प्रॉफिट किस तरीके से जनरेट किया जाए। और लास्ट में क्या है, ग्लोबलाइजेशन, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया गया 1991 के बाद। ये तो हमने पढ़ रखा था, जो कि आप समझ सकते हैं। अगर आपको सिंपल सा कोई बोले कि भाई 1991 के बाद जनरली जो मॉडल अपनाया गया वो नेहरू महलनोबिस, मतलब क्या, महलनोबिस मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट इन हेवी इंडस्ट्री, ये एक तरीके से ज्यादा तवज्जो दिया गया। ठीक है, ताकि हमारे देश में वैसे इंडस्ट्री बन पाए जो यहीं पर मशीन वगैरह बना रहे हैं। ठीक है, और दूसरा है कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर पर भी फोकस करा था, ताकि क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह हमने किया, उसके बाद और भी उसको बढ़ाने की कोशिश करी, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहां तक तो ये हमारा हो रखा था। अब देखो थोड़ा सा अचीवमेंट, अचीवमेंट का मतलब क्या होता है भाई, अचीवमेंट का मतलब है उपलब्धि। उपलब्धि क्या क्या हुआ 5 ईयर प्लान से, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, जहां जो जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी में से आप लोगों को थोड़ा बहुत याद रखना है। पहला, इंक्रीज इन जीडीपी, हमारे देश में सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। 1947 के बाद या फिर 50 के बाद, 1950 में जो था 5 ईयर प्लान को लागू किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा 1951 से। तो तब से अगर देखा जाए तो 2017 तक अगर देखा जाए तो हमारे देश में जीडीपी में ग्रोथ तो देखने को मिली। उसके साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय भी एक तरीके से बढ़ा। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ाया गया, इसके लिए समय समय पर चीजों को इम्प्लीमेंट भी किया गया। और इसमें सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज रहा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ने में, तो वो किसका रोल रहा भाई, बताओ, सबसे बड़ा रोल किसका रहा सेविंग और इन्वेस्टमेंट, बताओ, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। ठीक है, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया,
तो बैंकों का जब नेशनलाइजेशन किया गया, ठीक है, या फिर बोला जाए रीजनल रूरल बैंक जब खोला गया 1975 में, और नेशनलाइजेशन कब किया गया 1969 में, उसके बाद दूसरा बार कब किया गया 1980 में, ठीक है। तो नेशनलाइजेशन करने के बाद क्या हुआ कि तब लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ भाई ये सरकार है, तो सरकार पर हम लोगों ने भरोसा किया, तो ये कभी भी लूटेगी नहीं हम लोगों से, और हम लोग जो भी पैसा रखेंगे बैंक में वो सुरक्षित रहेगा। तो एक तरीके से बैंकिंग सेक्टर पर ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ 1969 के बाद। तो इसी के बाद जो है वो इन्वेस्टमेंट और जो सेविंग है वो भी हमारे देश में बढ़ा। तो एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखो इंप्रूवमेंट ऑफ सोशल इंडिकेटर, जैसे कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मातृ मृत्यु दर, जो माओ की मौत हो जाती थी भाई, ठीक है। उसके बाद आपको देखो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मतलब शिशु मृत्यु दर, और जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर, ये भी एक तरीके से बढ़ा पहले के मुकाबले में। पहले देख रहे थे कि किस तरीके से महिलाएं तो बहुत कम पढ़ी लिखी थी भाई, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा वैसे वैसे एजुकेशन के साथ साथ जो है वो लिटरेसी रेट भी बढ़ा। तो अपने आप में ही ये अचीवमेंट था हमारे 5 ईयर प्लान का। तीसरा अगर देखा जाए, प्रोग्रेस हुआ इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, मतलब पहले एक दो इंडस्ट्री हुआ करते थे, अब थोड़ा सा इंडस्ट्री का नंबर भी बढ़ा, और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुआ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ डायरेक्टली किससे लिंक है भाई, एग्रीकल्चरल ग्रोथ से। अगर किसी भी इकोनॉमी में अगर ग्रोथ देखने को मिलेगा, खास करके इंडस्ट्री का, तो उसमें सबसे ज्यादा हाथ जो है वो किसका देखने को मिलेगा आपको, एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर जब ग्रो करता है तभी आपका इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर सकता है उस लेवल पर, ठीक है। नहीं तो सोचो, दिमाग लगाओ कि अगर मान लो कि चिप्स का इंडस्ट्री लगाना है, मान लेते हैं, ठीक है, तो भाई अगर हम लोग एक्सपोर्ट करके ला रहे हैं आलू को और तब चिप्स बना रहे हैं तो महंगा ही पड़ेगा भाई। लेकिन अगर हम लोग पोटैटो को अपने अपने खेतों में उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसको इंडस्ट्री में भेज रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो सपोर्ट करता है किसको, सेकेंडरी सेक्टर को। तो हमारे देश में ऐसा भी एक तरीके से एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी देखने को मिला, ठीक है। चौथा, इंडिया अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन ऑलमोस्ट ऑल बेसिक मतलब खास करके फूड से रिलेटेड आइटम, उसमें हम लोगों ने क्या सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त करी कि भाई जितना हमारे देश में कंजम्पशन हो रहा है फूड्स की, उन सब सारे का प्रोडक्शन हमारे देश में किया जा रहा है, उत्पादन जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, ठीक है, एंड अ कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, दोनों में क्या अंतर है भाई। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है भाई, उपभोक्ता जो वस्तु के जितने भी उद्योग हैं उसका मतलब, जैसे मान लो ब्रेड वगैरह बन रहा है या फिर जो भी खाने पीने की चीजें बन रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इंडस्ट्री। लेकिन वहीं अगर कैपिटल गुड इंडस्ट्री किसको बोलेंगे, जैसे कोई मशीन है, मशीन का प्रोडक्शन किया जा रहा है ताकि उसका इस्तेमाल करके हम और दूसरा प्रोडक्शन कर पाए या पैसा कमा पाए। तो वो दोनों इंडस्ट्री जो है हमारे देश में एक तरीके से बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद देयर वॉज अ गुड डील ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को बदली गई। इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप की इंडस्ट्री हमारे देश में पनपे, उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री जो है हमारे देश में आया। जैसे कि अगर बोला जाए क्लोथिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे मिल वगैरह खोले गए, ठीक है, और अलग अलग सेक्टर में देखने को मिलेगा अलग अलग इंडस्ट्री जो है हमारे देश में सेटअप किया गया। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूज एजुकेशनल सिस्टम, अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट मतलब एजुकेशन सिस्टम में भी हमारे को डेवलपमेंट देखने को मिले। जैसे आपने देखा होगा आईआईटी खोला गया, यूजीसी नेट की मतलब यूजीसी नेट नहीं, यूजीसी का स्थापना किया गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, जो पूरे यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करता है। फिर उसके बाद हमने चीजों को और भी इंप्लीमेंट करते चले गए, प्राइमरी एजुकेशन पर सर्व शिक्षा अभियान वगैरह। तो हमारा एक तरीके से एजुकेशनल सिस्टम का डेवलपमेंट भी देखने को मिला। उसके बाद देखना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये भी एक तरीके से बढ़ा। क्यों? क्योंकि फिर रोड वगैरह थोड़ा सा ढंग से बनने लगा भाई। क्यों? क्योंकि गांव को शहरों से कनेक्ट किया जाने लगा था, जिसकी वजह से और भी आपको देखने को मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया था वो राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। आपको मैंने बताया था जब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी की मौत के बाद जब राजीव गांधी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान जो है वो साइंस एंड टेक पर दिया था कि हम अपने देश में रिसर्च वगैरह पर ज्यादा फोकस करें ताकि हम लोग अपने प्रोडक्ट को यहीं पर डेवलप कर पाए, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक आपको देखने को मिलेंगे अचीवमेंट है, जो कि आप इसमें से 4-5 तो याद रखना ही रखना है ताकि जो चीजें थोड़ा सा आपको क्लियर हो पाए, ठीक है।
हिंदी में भी है, हिंदी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, देख लीजिएगा, बाकी सब तो मैंने बता दिया है, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, क्रिटिसिज्म अगर देखा जाए, क्रिटिसिज्म का मतलब क्या हो गया भाई, आलोचना। अब आलोचना भी हुई कहीं ना कहीं, जैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि गरीबी गरीबी हटाओ, बहुत बार बोला गया भाई, इससे इलेक्शन को जीता गया, लेकिन कभी भी गरीबी हटी नहीं, या गरीबी उस लेवल पर कम नहीं हुआ जिस लेवल पर होना चाहिए। तो अगर सबसे पहला है, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक अगर देखने को मिलेगा 5 ईयर प्लान का, वो आपको ये देखने मिलेगा कि हमारे देश में गरीबी कम नहीं हुआ, जबकि इतना अच्छे तरीके से हम लोग बोलते हैं कि 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखा जाए, कौन सा, फेलियर टू एलिमिनेट द इनकम, दोनों, इनकम की इनइक्वालिटी और एक तरीके से जेंडर इनइक्वालिटी, दोनों हम लोग देखो, मेन और जो वुमेन है उनके बीच में जो है वो एक तरीके से क्या है, इनइक्वालिटी को कम करने में असमर्थ रहे भाई। उसके साथ साथ आय का असमानता और एक तरीके से बढ़ गया, मतलब हमारी इकोनॉमी तो बढ़ी, लेकिन उससे क्या हुआ कि जो बड़े उद्योगपति थे उनके पास ज्यादा पैसा गया इन कंपेयर टू जो छोटे छोटे लोग थे, जिसके वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा उस लेवल पर नहीं बढ़ पाई जिस लेवल पर बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर इनकम बढ़ता उस लेवल पर तो गरीबी अपने आप में ही बहुत लेवल तक कम होता, लेकिन चूंकि इनकम नहीं बढ़ा, क्योंकि इनकम और पॉवर्टी अपने आप में ही रिलेशन रखता है भाई, ठीक है। फेलियर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल एबल, मतलब क्या, एम्प्लॉयमेंट हम लोग बोलते रहेगा भाई ये प्रोग्राम है ये प्रोग्राम है, लेकिन हमने एम्प्लॉयमेंट वगैरह उस तरीके से सारे लोगों को प्रोवाइड नहीं करा, मतलब रोजगार की कमी रही भाई, ठीक है, रोजगार का सृजन हम लोग उस तरीके से नहीं कर पाए। वैसे चाहते तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रोजगार का सृजन कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त पॉपुलेशन सब काम ही तो करना चाह रहे थे, ऐसा तो नहीं था भाई कि हमारे पास पैसा था तो सरकार फ्री में पैसा बांट रही थी और फिर उसके हिसाब से क्या करती, वो जनता जो है वो खा रही, ऐसा तो काम नहीं करना था, ठीक है। तो जनरली उस वक्त जो है बहुत सारे लोग जो थे वो काम करना चाहते थे, लेकिन उनको काम उपलब्ध नहीं होता था। फिर आगे देखो, फेलियर टू इम्प्लीमेंट द लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म को भी आज भी देखो जमीन का मामला बहुत जगह फंसा हुआ है, आज भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है कि जो लैंड रिफॉर्म किया गया, जमीन का बंटवारा किया गया, ठीक है, वो भी अच्छे तरीके से नहीं किया गया, ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर फेलियर टू चेक द ग्रोथ ऑफ द ब्लैक मनी, करप्शन वगैरह को हम लोग रोकने में असमर्थ रहे। अब मान लो कि करप्शन अगर जो किया जा रहा था, ठीक है, अब करप्शन से क्या हुआ भाई, एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपको देखने को मिलेगा लाइसेंस, है ना, लाइसेंस वगैरह जो भी दिया जाता उसमें बहुत ज्यादा करप्शन देखने को मिलता था। जो बड़े इंडस्ट्री होते थे वो छोटे इंडस्ट्री को आने नहीं देते थे, कहां पर, उस वाले पर्टिकुलर सेक्टर में, जिसकी वजह से छोटे इंडस्ट्री कभी भी उस लेवल तक पनप नहीं पाए जिस लेवल पर पनपना चाहिए था, ठीक है, यहां तक। उसके बाद ब्लैक मनी का मतलब समझना कि करप्शन वगैरह होता है जिसकी वजह से मतलब कि बैंकिंग सिस्टम में पैसा ना जाकर कैश में ज्यादा डील हो रहा हो। तो जब पैसा, जैसे आपको आपके पास अगर मान लो कि 5 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है, इसका मतलब वो एक तरीके का ब्लैक मनी है, जब तक वो आपके अकाउंट में नहीं जाएगा तब तक वो पैसा क्या है, क्योंकि वो सरकार को नहीं पता है, या फिर या फिर आरबीआई को नहीं पता है, या फिर बैंक को नहीं पता है कि आपके पास 5 लाख रुपए है, ठीक है। अब उस पैसे से आप खर्च कर रहे हो तो उसका आपके इनकम से रिलेटेड उसका आप कोई भी टैक्स नहीं भर रहे हो ना कहीं एक तरीके से उसको, मतलब उस पर्टिकुलर इनकम के ऊपर, इसीलिए पैसे को छुपाया जाता है खास करके ब्लैक मनी के रूप में, ठीक है। फेलियर टू प्रिवेंट अ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर मतलब कुछ ही लोगों के पास जो इकोनॉमिक पावर थी, जो खास कर आपको देखने को मिलेगा पब्लिक सेक्टर का जो जोर था वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन आउटकम वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी, मतलब एजुकेशन तो दिया जा रहा था लेकिन बस नाम भर का। अगर सोचो कि उसी वक्त एजुकेशन सिस्टम को तगड़ा कर दिया गया होता तो क्या आज जो 1 लाख रुपए तनख्वाह लेकर जो टीचर बैठ के सिर्फ मूंगफली खा रहा है वो खा रहा होता, नहीं खा रहा होता। ऐसा नहीं कि सारे शिक्षक वैसे हैं, सरकारी स्कूल में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन 90% शिक्षक जो है वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। इसका सिंपल, और आप देखो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्कूलों का विलय हो रहा है भाई, जिसका जो है मुख्य वजह क्या है, यही है कि वहां पर बच्चों की कमी है, क्योंकि सारे पेरेंट्स ये चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े भाई, अच्छा एजुकेशन ले, और वहां पर उस तरीके का एजुकेशन नहीं है। क्या आपको लगता है कि भाई सरकारी स्कूल में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए अब, या फिर दोनों मीडियम में शुरू करना चाहिए? तो भाई 10th में क्या हो जाता है, 10th 11th 12th में है इंग्लिश मीडियम है?
मेरे स्कूल में तो नहीं, आज भी उधर वाले में चेंज हो रहा है, लेकिन इतना लेट क्यों लग रहा है? दुनिया एआई में चली गई, और आप एक तरफ से सरकार बोल रही है कि हम अटल इनोवेशन मिशन के तहत सब जगह रोबोटिक्स सिखाएंगे। रोबोटिक्स बच्चा कैसे सीखेगा हिंदी में? वो अलग बात है कि हिंदी आना चाहिए, लेकिन आप उसमें इवॉल्व तो कर सकते हो। ठीक है, आज भी देखो सरकारी स्कूल के बच्चे जो है इंग्लिश से डरते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनको शुरुआती शिक्षा जो है वो इंग्लिश माध्यम में नहीं दिया जाता है। मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों लेके चलो, हिंदी एज ए सब्जेक्ट रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो सब्जेक्ट तो मैं बोलता हूँ कि 12 तक होना चाहिए, या आप ग्रेजुएशन तक भी एक अलग सब्जेक्ट के रूप में उसको ऐसे राइटिंग वगैरह ये सब करवाते रहना चाहिए। ठीक है, आप वो सब वहां तो करवाते नहीं हो, लेकिन कंपटीशन वाले एग्जाम में होता है। होता है कि नहीं होता है? तो आप वही चीज अगर मान लो कि ह्यूमैनिटीज के बच्चे को ग्रेजुएशन में ही मान लो कि एक अलग पेपर होता है एसए का, तो सोचो यूपीएससी निकालना कितना आसान हो जाता है कि नहीं? आसान तो तब भी नहीं होता। ठीक है, रीजनल इम्बैलेंस वेयर नोटिस इन द डेवलपमेंट, कि कुछ जो रीजन है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया और कुछ जो रीजन है वो पिछड़ा ही रह गया। ठीक है, ये भी देखा गया भाई। फिर सेंट्रलाइज नेचर ऑफ प्लानिंग, और जनरली आपको देखने को मिलेगा आगे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग के बारे में क्या देखने को मिलेगा भाई? नीति आयोग का काम क्या है? सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है? डिसेंट्रलाइज। स्टेट की पार्टिसिपेशन को उसमें बढ़ाई गई है भाई, मतलब उनसे पहले पूछा जाता है, तो मतलब डिसेंट्रलाइज तरीके से। लेकिन पहले जो प्लानिंग कमीशन काम करती थी वो कैसे करती थी? सेंट्रलाइज। मतलब जो हम जितना पैसा दे रहे हैं उसके हिसाब से आप काम कीजिए। मतलब मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि तुम्हें कितना एक तरीके से खर्च करना है, और ये गलत है कि नहीं? तो ये भी चीज आप लोग याद रख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ये वाला लिख लो फटाफट, उसके बाद फिर हम लोग नीति आयोग पर आएंगे। ठीक है, ये ऊपर वाला लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे लिखना है तो लिख लीजिए। लिखना है? हिंदी वालों को बता दूंगा मैं। नहीं, इसको रहने दो वैसे, ये लिखा हुआ पहले मैं समझाने के लिए मिलना। अचीवमेंट लिखो 5 ईयर प्लान का, और क्रिटिसिज्म, बस। इसमें कोई पॉइंट पर अगर दिक्कत है तो पूछना फिर। अच्छा, हिंदी स्लाइड, हाँ, फोटो ले लीजिए आप लोग एक बार। हिंदी वाले ली फोटो? हाँ, चलो। बोलिए। अच्छा, पेन। हाँ, हाँ,
वो इंटीरियर मतलब थोड़े दिन के लिए बने, फिर अपना कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया, तब तक इंदिरा गांधी जी मतलब उन पर एक तरीके से क्या था, क्या लगा हुआ था, इंदिरा गांधी जी इसलिए नहीं बनी थी कि इलेक्शन जीतने के बाद ही वो एक तरीके से बनेंगे, तो कुछ समय के लिए उनको बनाया गया था। हाँ, कांग्रेस। हाँ, तो ये जनता पार्टी तो मोरारजी देसाई का था। अरे तो बाद में जाकर अलग हुआ ना, ये सब सब कांग्रेस के पार्ट थे। बाद में चलकर ये मोरारजी देसाई भी तो कांग्रेस के पार्ट थे। बाद में इन्होंने जो कांग्रेस से इनका अनबन हो गया, उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई ना। गठबंधन नहीं बोल सकते, बस ये बोल सकते हैं कि हाँ मतलब उनका रोल उसमें था। उसमें पार्टी नहीं बनी थी उनकी, चौधरी चरण सिंह का पार्टी। हाँ तो वही बने थे कुछ समय के लिए ना, उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी जीत के आई फुल बहुमत में, वो बन गए। जीती कैसे नहीं जीती, जब वो एक तरीके से बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। वो कौन, मोरारजी देसाई, मतलब 1 साल के बाद चुनाव हुआ ना, तो उसके बाद जब चुनाव जीतकर कौन आया, कांग्रेस आया। देखो कुछ समय पीरियड के लिए खाली समय रखा जाता है, जब एक तरीके से कोई प्रधानमंत्री एज ए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर काम कर सकता है, जब तक फुल फ्लेज इलेक्शन नहीं होता है। हाँ एक्टिंग बोल सकते हैं। ऐसा कहा जाता है चौधरी चरण सिंह कभी मतलब लोकसभा या मतलब अपने संसद भवन में गए ही नहीं। कौन, 11-12 दिन के लिए बने थे। कितने, 11 दिन के लिए, 11-12 दिन के लिए। हाँ उतना ही समय के लिए बने, वो एक्टिंग के लिए गए, कहीं गए कैसे नहीं थे, पार्लियामेंट गए थे। बिना जाए कैसे बन जाएंगे भाई, शपथ तो लेना पड़ेगा ना आपको, बिना मतलब घर ही से शपथ ले रहे हैं, आप ही बताओ। हाँ हाँ हाँ, जैसे आप मान लो कि एक्टिंग सीएम बनता है, वो शपथ लेगा भाई, चाहे वो 2 दिन के लिए ले, 3 दिन के लिए ले। आप नायक मूवी नहीं देखे हो, तो अनिल कपूर नहीं लेता 1 दिन के लिए शपथ, होता है हर जगह। हाँ उसके बाद में हट गए, तो भी इनकी वो होती है, हाँ वो सब 1 दिन के लिए भी बन गए आप, 1 दिन के लिए भी विधायक बने हो तो आपको जीवन भर पेंशन मिलेगा। हाँ एक उधर रीजनल पार्टी थे, कांग्रेस के ही पार्ट थे वो। हाँ हाँ उस वक्त जब तो, लेकिन चौधरी चरण सिंह तो थोड़े दिन के लिए बने ना, जब क्यों बने। हाँ ये बोल सकते हैं, कांग्रेस के ही पार्ट माने जाते हैं जनरली, उसको इसी तरीके से देखा जाता है। सब सब बनना चाह रहे थे हैं, कौन कौन, ज्यादा ज्यादा दावेदार ये दोनों थे। जनता पार्टी ऑफिशियल जनता पार्टी से नहीं थे वो, ऑफिशियली जनता पार्टी से नहीं थे, कांग्रेस से थे। कांग्रेस से अलग पार्टी एक बनाई गई थी, कौन सी पार्टी थी, दूसरी पार्टी का नाम मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, कौन सा पार्टी का नाम था, वो तो जनता पार्टी। नहीं नहीं नहीं, एक और पार्टी का नाम था उसमें, 3 पार्टी थी ना। यूपीए, यूपीए आती है उसमें कांग्रेस वाले में, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। बीजेपी बीजेपी इसमें सबसे मेजॉरिटी पार्टी है, और इसके साथ जो कोलैबोरेशन करता है उसको एनडीए बोलते हैं, तो वैसे यूपीए बोलते हैं जो उसके साथ कोलैबोरेशन करके आएगी कांग्रेस के साथ। हाँ वो जनता पार्टी से थे, सही बोले, लेकिन वो एक तरीके से सब ये जितने भी टूटे ना, सब कांग्रेस से ही टूटे थे। अभी भी तो जनता पार्टी की जो उनके पोते हैं जयंत चौधरी, हाँ वो तो अभी, हाँ वो बीजेपी के साथ है अभी। हाँ समय समय पर बदलते रहते हैं, उनका एक 4-5 उनके भी हैं एमएलए एमपी, 4-5। हाँ पार्टी बनने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो पार्टी का दर्जा नहीं मिलेगा, नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी, वो दर्जा मिलने में समय लगता है, जब आप लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन वगैरह जीतेंगे तब। ठीक है।
चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी, कांग्रेस के नहीं थे, लेकिन पहले कांग्रेस के पार्टी थे दोनों, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। 170 दिन के लिए बने थे, कंफर्म है न्यूज। 28 जुलाई 1960 बने थे। ये हो गया। ये हिंदी वाले ये फोटो खींच लीजिए भाई। कर दो नीचे, हो गया जल्दी से। और सर मतलब गांव में ऐसे भी लोग जीत करके आ जाते हैं तो किसी पार्टी से नहीं होते। वो निर्दलीय जीत सकते हैं, उनका भी अपना पार्टी नहीं होता उनका, नहीं, उनका चिन्ह किसी से मिलना ना चाहे, किसी पार्टी में ना जाना, हाँ, तो वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं रह सकते हैं पूरा। बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर अभी तक इंडिपेंडेंट ही रहे। सर जैसे यहाँ बिहार में जो वो है चिराग पासवान की पार्टी, वो नेशनल पार्टी मानी जाएगी? नहीं, अभी तो नेशनल पार्टी नहीं मानी गई। नहीं मानी गई। चिराग पासवान की पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है, केंद्र में मंत्री है ना, वो अलग बात है ना, वो तो कोalition दिया है ना, जिसकी वजह से बिहार में और लोकसभा में भी एक तरीके से उसका सीट रहा है 2-3, लेकिन जनरली उसमें 4% वोट चाहिए होता है, मतलब 4 लोकसभा सीट चाहिए होता है अगर आपको नेशनल पार्टी का दर्जा आपको अगर चाहिए तो। और कहीं से किसी राज्य से जैसे 6-3 सीट जीत करके आ रहे हैं, वो तो स्टेट पार्टी से अलग से रिलेटेड है ना। हाँ, वो स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी अलग तरीके से रिलेशन करता है कि स्टेट पार्टी कब दर्जा मिलेगा, नेशनल पार्टी कब दर्जा मिलेगा। तो वो वैसी साहब का है, वो मतलब हाँ, वो नेशनल है, वो तो वहां भी। हाँ बताइए। हाँ, ब्रॉडर सेटिंग का मतलब है बहुत लंबे तक प्लान करने के लिए एक तरीके से आपको ब्रेक लेकर चलना पड़ेगा ताकि आप अपनी इकोनॉमी को समझ सके और आगे उसी तरीके से प्लान बना सके। हाँ, कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट था उनका कि ब्रॉडर सेटिंग के हिसाब से चलेंगे, मतलब हम लोग शॉर्ट टर्म नहीं लेके चलेंगे। क्या अंग्रेजी पूरा क्या मैंने लिखाया था? हाँ, पूरा लिखोगे ना कॉन्सेप्ट नहीं, ये तो एक लाइन है जो पूरे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई इंडिया जो है वो अब 1-1 साल का प्लान, अभी तो हम लोग रुके हुए हैं, लेकिन इसके बाद जब बनाएंगे तो वो हम लोग ऐसा प्लान बनाएंगे जो आगे आने वाली पीढ़ी तक जो चीजें वो चलेंगे, उस हिसाब से हम लोग ब्रॉडर सेटिंग करके चलेंगे। वो मेन मकसद था उनका। पहले पार्टी तो एक ही थी, कांग्रेस। हाँ मतलब, हाँ ठीक बोल रहे हो आप, जनता पार्टी थी। क्योंकि वो ना एग्रीकल्चर, ये लोग ना सब किससे जुड़े हुए, किसान से। आइडियोलॉजी, हाँ, रूरल एरियाज एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड है। सर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाते हैं कि गांधी जी ने कहा था, मतलब जब भारत आजाद हुआ उसके बाद में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। कौन, गांधी जी ने? नहीं, उनका खत्म नहीं कर देना चाहिए, उन्होंने ये बोला था, यही बात है गलत, आप लोग गलत इंटेंशन। उन्होंने ये बोला था कि एक और सारी पार्टी होनी चाहिए, एकलौता यही पार्टी नहीं होना चाहिए।
ये नहीं बोला गया कभी उनके द्वारा कि कांग्रेस पार्टी को खत्म। तो फिर इलेक्शन कराने का मतलब ही कौन इलेक्शन लड़ेगा फिर मतलब ये है कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें कुछ जो नेता थे उस वक्त जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जिसके वजह से एक सेंट्रलाइज डिसीजन चल रहा था, ना कि डेमोक्रेटिक डिसीजन। तो अगर उस वक्त वो डिसीजन ले लिया होता तो हो सकता है कि आज हमारा डेमोक्रेटिक नेशन कुछ अलग तरीके से दिख रहा होता। मतलब उसी समय पार्टी जो है वो, जो उसमें नेता थे तो हाँ उसमें से ही, जैसे अब जनता पार्टी क्यों बनी, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं बात नहीं बनी होगी तब तो बनी, नहीं तो फिर जनता पार्टी बनती ही नहीं। तो सेम वही कारण था उनका। ये बोलने का मतलब था कि और सारी पार्टी होनी चाहिए, सिर्फ एक कांग्रेस नहीं। कांग्रेस हमेशा ये पक्ष में थी कि नहीं, एक ही पार्टी होगी जो एक तरीके से रूल करेगी। बाद में चलकर धीरे धीरे चीजें बदली, उसके बाद लोगों ने बगावत करना शुरू करा और बाकी काम इमरजेंसी कर दिया। इमरजेंसी के बाद जो है वो बहुत सारी रीजनल पार्टी अलग अलग लेवल पर काम करने उतर गई। हाँ वो ठीक भी है, बहुत बहुत जरूरी है। ये तो यही तो हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। हो गया। क्या हो गया? ठीक हो? अंत्योदय, हाँ मतलब उसको पायलट बेसिस पर पहली बार उसी समय लागू किया गया था। पायलट होता है ना, पायलट बेसिस पर। उसके बाद ऑफिशियली बाद में उसको इनिशिएट किया गया था। लेकिन अंत्योदय योजना का अगर कोई बोलेगा हाँ कॉन्सेप्ट या फिर मूलभूत कहाँ से शुरुआत की गई थी तो आप वही बोलोगे। हो गया? चलो